हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन थिंकर डॉक्टर भगवान दास से रिलेटेड इनके बारे में। ये कौन थे, क्यों प्रसिद्ध हुए, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ रही हैं, जन्म इनका कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें और टू द पॉइंट्स हम देखते जाएंगे किससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका पहला नाम था डॉक्टर भगवान दास और इनका जन्म 12 जनवरी 1869 में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु इनकी 18 दिसंबर 1972 को हो गई थी। अभिभावक यानी पिता का नाम श्री शाह माधव दास था। नागरिकता ये भारतीय थे और प्रसिद्धि इन्हें स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक और शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में हुई थी। इनकी प्रसिद्धि 12 जनवरी 1869 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। यह विभिन्न भाषाओं के प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, शिक्षा शास्त्री के रूप में देश की भाषा और संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र एवं शिक्षित भारत के प्रमुख संस्थापकों में इन्हें गिना जाता है। जन्म हमने पढ़ लिया है कि 12 जनवरी 1869 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम शाह माधव दास था। ये वाराणसी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। धन और प्रतिष्ठा से भगवान दास का संबंध उनके पूर्वजों के समय से ही था। कहा जाता है कि भगवान दास के पूर्वज बड़े ही ज्ञानी और देशभक्त थे। सभी गुणों के साथ साथ वह कुशल व्यापारी भी थे। उन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर अतः संपत्ति एकत्रित कर ली थी और धनी और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद भी भगवान दास बचपन से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सांचे में ढले हुए थे। इनकी शिक्षा के बारे में देखेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई थी। उस समय अंग्रेजी शिक्षा, भाषा और संस्कृति का बहुत प्रसार था, किंतु डॉक्टर भगवान दास ने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं को भी गहन अध्ययन किया। इन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके पश्चात वह वाराणसी के क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षा संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी। इसके बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता गए थे। वहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था। 1987 में उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पिता के कहने पर उन्होंने अनिच्छापूर्वक डिप्टी कलेक्टर के पद पर सरकारी नौकरी की। नौकरी करते समय भी उनका ध्यान अध्ययन और लेखन कार्य पर ही लगा रह गया था। अब हम देखेंगे इनके कार्य क्षेत्र। 23 से 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशन नामक पुस्तकों की रचना की थी। यह क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी और कितने आयु में की थी। तो 23 से 24 वर्ष की आयु में और साइंस ऑफ पीस एंड साइंस ऑफ इमोशन नामक पुस्तक की। लगभग 8 से 10 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की और पिता की मृत्यु के बाद इस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। एक कई आंदोलन उस समय एक और देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, वही दूसरी ओर अंग्रेज के शासन के कारण भारतीय भाषा, संस्कृति और सभ्यता भी नष्ट हो रही थी। उसे बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। उसी समय समाज सेविका एनी बेसेंट ऐसे प्रयासों के अंतर्गत वाराणसी में कॉलेज की स्थापना करना चाह रही थी। तो वह ऐसा कॉलेज स्थापित करना चाहती थी जो अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो। जैसे ही डॉक्टर भगवान दास को इसका पता चला, उन्होंने तन मन धन से इस महान उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। उसी के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट और भगवान दास के प्रयास से कौन सी कॉलेज की स्थापना हुई, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में ही हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास को उनके साथ मिलकर काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का इसमें ही विलय कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज को किसमें विलय किया गया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं अपितु प्रथम कुलपति भी बने। भगवान दास किस कॉलेज के कुलपति बने, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने और उसके संस्थापक भी थे। लेखन, भगवान दास ने हिंदी और संस्कृत भाषा में 30 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। सन 1953 में भारतीय दर्शन उनकी अंतिम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अनेक स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1921 में और सहयोग आंदोलन, इसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर कांग्रेस नेताओं के साथ भाग लिया। उसी समय देश के भावी नेता लाल बहादुर शास्त्री भी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।
और भगवान दास काशी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री भी वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी समय वो कांग्रेस और गांधी से पुनः जुड़ गए थे। 1922 में वाराणसी के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय दिलाई थी और म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। इस पद पर रहते उन्होंने अनेक सुधार कार्य किया और उसके अध्ययन अध्यापन के कार्य से भी जुड़े रहे। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष बने, तो म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने। विशेष रूप से उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी भाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन और लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे। इन विषयों में उनकी विद्वता, प्रखंडता और ज्ञान के महान भारतीय दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बहुत प्रभावित थे और डॉक्टर भगवान दास उनके लिए आदर्श व्यक्तित्व बन गए थे। योगदान इनका क्या रहा है? महत्वपूर्ण योगदान इनका भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए माना जाता है। उनका योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है कि जितना योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही योगदान भारतीय दर्शन और धर्म शास्त्र को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने में भी माना जाता है। वसुंध कुटुंब अर्थात सारा विश्व एक ही परिवार है की भावना रखने वाले डॉक्टर भगवान दास ने संपूर्ण विषय के दर्शन और धर्म को प्राचीन और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नए दृष्टिकोण प्रदान किया था। व्यक्तित्व अपने जीवन काल में अपार धन और सम्मान पाने के बाद भी डॉक्टर भगवान दास का जीवन भारतीय संस्कृति और महर्षियों की परंपरा के अनुसार ही रहता था। वो गृहस्थ फिर भी सन्यासियों की भांति साधारण खान पान और वेशभूषा में रहते थे। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो भगवान दास को देश सेवा और विद्वता के चलते महत्वपूर्ण पद सरकार की तरफ से ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और धर्म, दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता देते हुए आजीवन उसी क्षेत्र में सक्रिय रहे। पुरस्कार सन 1955 में भारत सरकार की ओर से तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। निधन भारत रत्न मिलने के कुछ वर्षों बाद 18 सितंबर 1958 को लगभग 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण कृतियां इनकी हैं: ए कॉन्स्टेंट डिक्शनरी टू द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, खेश बनारस, A few thrust about theosophy in the Theosophist, अध्याय सितंबर 1989, Ancient Solution of Modern Problem, Ancient versus Modern Specialist Sociologist, and Theosophy and Capitalism, Fascism, Communism, Theosophical Publishing House, अध्याय 1934, and Annie Besant and the Changing World, Theosophical Publishing House, अध्याय 1934। ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी कृतियां हैं। तो ये थे भगवान दास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। इंडियन सोशियोलॉजिकल में हमने आपको महात्मा गांधी, भगवान दास, अरविंद घोष ये 3 पेड़ आपको बता चुके हैं। यूपी सिलेबस के अनुसार 4 भारतीय शास्त्रियों के बारे में, 4 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के पढ़ने हैं हमें: भगवान दास, महात्मा गांधी, अरविंद घोष और राधा कमल मुखर्जी। तो 3 ये थिंकर हो चुके हैं और चौथा थिंकर राधा कमल मुखर्जी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।